नाइट कहूँ या आफ्टरनून कहूँ, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो उसी समय के अभिवादन। रात्रि के बज रहे हैं लगभग 12:45 और हम लोग कर रहे हैं पढ़ाई। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। आज प्रारंभ करेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री। कुछ टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री के पढ़ते हैं। पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर आते हैं मैं उनका नाम लिख दिए रहा हूं। कॉपी कलम निकाल लेंगे, नोट बनाते जाएंगे और याद भी करते जाएंगे धीरे धीरे। एनसीईआरटी में चैप्टर कुछ सीरियली दी गई है, मैं अपने अनुसार लिखता हूं जैसे पढ़ाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स, क्लास 12 के फिजिकल केमिस्ट्री में कुल 5 चैप्टर दिए गए हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि चैप्टर की नंबरिंग करें, सॉलिड स्टेट नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नंबर 3, केमिकल काइनेटिक्स नंबर 4, सरफेस केमिस्ट्री नंबर 5। परंतु सबके पढ़ाने की अपनी अपनी तरीका होती है, पढ़ने के भी अपने अपने तरीका होते हैं। तो हम लोग यहाँ जिस तरह से पढ़ेंगे, मैं आप लोगों के साथ, आप लोग मेरे साथ जैसे पढ़ेंगे, उसकी क्रम संख्या कुछ ऐसे है। केमिकल काइनेटिक्स नंबर 1, सॉल्यूशन नंबर 2, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नंबर 3, सॉलिड स्टेट नंबर 4, सरफेस केमिस्ट्री जो अंत के हैं वो अंत में ही पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री 5। तो चलिए आज प्रारंभ करते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। तो हेडिंग डालेंगे केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री का पहला पार्ट, भाग केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स एक जाना पहचाना शब्द है। काइनेटिक्स एक जाना पहचाना शब्द है जो ग्रीक वर्ड से आए हैं। किस वर्ड से? जीआर से आए हैं, ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में इसका मीनिंग होता है काइनेसिस, जहां से बने हैं काइनेटिक्स। इस काइनेसिस का मीनिंग होता है मैकेनिज्म। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि यदि यहां पर हम लोग कहें तो इसका हिंदी हो जाता है रासायनिक गतिकी। गतिकी फिजिक्स का जाना पहचाना शब्द है। फिजिक्स के जैसे ही दर वगैरह का ट्रीट यहां पर हम लोग करेंगे, जिसे हम लोग काइनेसिस ग्रीक भाषा में, शुद्ध मीनिंग मैकेनिज्म मीन्स क्रिया विधि।
तो केमिकल काइनेटिक्स को जानने से पहले कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ये केमिकल काइनेटिक्स बताते क्या है? इनसे पहले हम लोग थर्मोडायनामिक्स पढ़े हैं। थर्मोडायनामिक्स में जब पढ़ रहे थे तो वहां पर आए थे थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री यह बताते हैं कि डायमंड जो है, डायमंड वो ग्रेफाइट में बदल सकता है। डायमंड ग्रेफाइट में बदल सकता है, लेकिन थर्मोडायनामिक्स ये नहीं बता रहे हैं कि ये कितने दिन में बदल जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स कहते हैं यदि लकड़ी को मिट्टी में दबा दें तो वो कोयला बन जाएंगे, लेकिन कितने दिन में बन जाएंगे इसकी कोई पता नहीं। थर्मोडायनामिक्स कहते हैं कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। वो ये नहीं बताते हैं कि ये कितने जल्दी जल्दी बनेंगे। इनमें से कार्बन या ऑक्सीजन या अन्य कोई कारक है जिसको बढ़ाया या घटाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो जो अभिक्रिया के दर के बारे में बात करें, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक की व्याख्या करें, रसायन की उसी विभाग को, उसी क्षेत्र को रासायनिक गतिकी कहते हैं। तो आइए धीरे धीरे इनका परिभाषा हम बोलते जा रहे हैं, लिख लेंगे, उम्मीद है। क्या लिखें? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दर एवं दर को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी कहते हैं या रासायनिक गतिकी कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या होता है। अभी एक विभाग बताएं कि केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक ही क्षेत्र में काम करते हैं। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स और केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स, ये रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स अपनी ओर से बात करते हैं और ये अपनी ओर से बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स बताते हैं कि कोई अभिक्रिया होगी, इसकी फिजिबिलिटी है कि नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, क्या ये अभिक्रिया खुद से होगी, क्या ये अभिक्रिया खुद से नहीं होगी, क्या इसे थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ेगा। इन तमाम चीजों के बारे में थर्मोडायनामिक्स व्याख्या करते हैं, जबकि हमारे केमिकल काइनेटिक्स जो हैं ये बता रहे हैं ये अभिक्रिया तो हो रही है। अब अभिक्रिया जल्दी जल्दी हो या अभिक्रिया धीरे धीरे हो, ये किन किन कारकों पर निर्भर करेगी। बहुत फास्ट करवाना है अभिक्रिया को, क्या करें? स्लो करवाना है अभिक्रिया को, क्या करें? अभिक्रिया बहुत स्लो हो रही है, बहुत मंद गति से हो रही है, इसकी गति को बढ़ाना है, क्या करें? इन सारे बातों की जानकारी कौन देते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग भोजन करते हैं, रात में खाते हैं, सुबह होते ही वो पच जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगले दिन दोपहर में पचे?
सुबह तक में ही उसे पचना है। इसका मतलब पचने का दर जो है, पाचन की दर, वो निश्चित है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह में भोजन की पाचन होती ही नहीं है। कोई ऐसा कारक है जो उसे प्रभावित किया होगा। सुबह में नाम लेते हैं एसिडिटी, इनो, सिर्फ 4 सेकंड में दे, एसिडिटी से राहत, छोड़ी, प्रचार नहीं। तो ये 4 घंटे 5 घंटे में हमारे भोजन की पाचन क्रिया हो जाती है। कभी कभी ये 8 घंटे तक, 10 घंटे तक मांस खा लीजिए, एकदम अकड़ते रहेंगे सुबह तक। फिर वो खान ले रे नहीं छखन, भूख नहीं खेबो, छोड़ दे, पचबे नहीं के ले, ढोइन ढका रे बई। ऐसा क्यों होता है? क्या वो पाचन की दर तीव्र भी हो सकती है? क्या वो पाचन की दर कम हो सकती है? तो इन अभिक्रिया, पाचन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ाना है, रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाना है, या रासायनिक अभिक्रिया की दर किन किन कारकों पर निर्भर करती है? वही है केमिकल काइनेटिक्स। लेट्स स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स। तो धीरे धीरे टर्मोलॉजी को हम लोग जानते जाएंगे। अभी बताएं, याद रखेंगे, थर्मोडायनामिक्स और केमिकल काइनेटिक्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज की व्याख्या करती है। यदि आपसे कोई पूछ दे कि केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स में क्या अंतर है, तो आपको बताना होगा कि केमिकल काइनेटिक्स अभिक्रिया के दर एवं उनको प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करते हैं, जबकि थर्मोडायनामिक्स ये बताते हैं कि यह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, यह अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी या अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, या यह अभिक्रिया रिवर्जेबल होंगे या अभिक्रिया यह इरिवर्जेबल होगी। इन तमाम बातों पर निर्भर करते हैं थर्मोडायनामिक्स। जबकि केमिकल काइनेटिक्स तो पहले ही मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अब अभिक्रिया के दर को बढ़ाना है या घटाना है, इसकी व्याख्या कौन करेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। व्यक्ति दौड़ेंगे या नहीं दौड़ेंगे, धक्का देना पड़ेगा, खींच करके ले जाना पड़ेगा, ये बता रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। जबकि केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं व्यक्ति दौड़ रहे हैं, वो मंद गति से दौड़ते हुए मैराथन दौड़ करेगा कि वेरी फास्ट रनिंग करके 100 मीटर की दौड़ पूरी करेंगे, ये बताते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत हम लोग पहले लिखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, when two or more substances या एलिमेंट कह सकते हैं, एलिमेंट combined to each other, combined with each other to form new properties of substances or element or atom।
is called chemical reaction। आइए जानते हैं बारी बारी से, घबराना नहीं है, सिंपल सी भाषा है। When, जब, टू, दो, या मोर, दो से अधिक, सबस्टांस, पदार्थ, एलिमेंट, तत्व, कंबाइंड, संयोग करता है, एक दूसरे के साथ, इच अदर, एक दूसरे के साथ, टू फॉर्म, निर्माण करता है, न्यू प्रॉपर्टीज, नए गुण के पदार्थ का या एलिमेंट का या एटम का, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए सिंपल सी भाषा में जानते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में संयोग कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो पहले से हम पदार्थ लिए हैं, उनका प्रॉपर्टीज आगे आने बनने वाले पदार्थ की प्रॉपर्टी से सेम ना मिले, एक जैसा ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहां पर A प्लस B, ये बना दिया C। तो यहां पर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ, यहां देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ C नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ A एंड B। यहां C का प्रॉपर्टीज जो है वो A और B के प्रॉपर्टीज के जैसे नहीं है। मैंने ये न्यू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज को क्या किया? अपीयर्स किया, प्रकट किया। न्यू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज अपीयर्स। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए क्षमा करें, देख लेंगे यदि कहीं गड़बड़ी हो, होना तो नहीं चाहिए, यदि हो गया तो फिर हो गए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ C नॉट इक्वल टू प्रॉपर्टीज ऑफ A एंड B। तो प्रॉपर्टीज C का क्या होगा? न्यू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज अपीयर्स। C में जो है A और B से हट करके नए प्रकार के गुण प्रकट हो जाएंगे, तब जाकर के इसको हम कहेंगे यहां हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। केमिकल काइनेटिक्स पहले से ही मान करके चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जबकि थर्मोडायनामिक्स कहती है अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, ये थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स मान करके चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब ये 1 मिनट में 5 किलो C बन रहा है, हम चाहते हैं 1 मिनट में ये 10 किलो बने, क्या करना पड़ेगा? मींस केमिकल काइनेटिक्स। 1 मिनट में ये C का निर्माण 5 किलो हो रहा है, हम चाहते हैं कि 1 मिनट में C का निर्माण 2 किलो हो, मींस केमिकल काइनेटिक्स। A और B मिलकर के C बनाएगा, खुद से बनाएगा कि जबरदस्ती बनवाना पड़ेगा, थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? तो ये केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण उनके अवयवी पदार्थ के गुण से ना मिले, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आइए जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहें, इसे हम लोग वेलोसिटी ऑफ
रिएक्शन भी कहें तो चलेगा। चलिए, ये सब के सब एक ही चीज है, अभिक्रिया की चाल, अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर। लिख दिए हैं, अभिक्रिया की दर। ये सब लिखने में गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है, तो इस पर न जाएं, देखें कि आगे कुछ समझ में आ रही है बात की नहीं। अब बहुत तकलीफ हो तो नहीं बताएंगे ना। देखो गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर ये दिया, यहाँ पर ये दिया, क्या होगा ये पता नहीं है, यही होना चाहिए। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की चाल। अभिक्रिया की वेग, जो कह दे सब मान्य है, जो बोले सो निहाल। रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इनका डिफिनेशन जानते हैं, इनका डिफिनेशन जानते हैं। तो परिभाषा बोल रहे हैं, सुन करके शायद लिख लें, समझाने की बारी आएगी तो इस पर समझा ही देंगे। परिभाषा, रेट ऑफ रिएक्शन का, स्पीड ऑफ रिएक्शन का या फिर वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का परिभाषा जान लीजिए। समय के साथ वेलोसिटी समझ लेना या स्पीड को किसी बिंदु के सापेक्ष नहीं, ये फिजिक्स से हट करके, इसमें कोई बिंदु नहीं है। वैसे केमिकल रिएक्शन जो है ना, ये विजिबल नहीं होता कि ये हुआ है, उसके अंदर क्या हुआ है। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, या तो कलर चेंज हो जाएंगे, या गैस लिए थे लिक्विड बन गया, लिक्विड लिए गैस बन गया, या फिर ठंडा लिए गर्म हो गया, या गर्म लिए ठंडा हो गया। मींस केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, कौन यात्री किस सीट पर जाकर के बैठे, ये नहीं देख सकते, ये देखने की चीज नहीं। देखेंगे क्या तो पूरे सिस्टम दिखाई पड़ेगा, सिस्टम में क्या क्या हुआ ये नहीं दिखाई पड़ेगा, संपूर्ण सिस्टम। तो वेलोसिटी, फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें किसी बिंदु से मान लेते हैं, या उसमें भी समय से इसको कर देते हैं। चाल की बात करें, यदि गति की बात करें तो किसी बिंदु के सापेक्ष ले लेते हैं वेलोसिटी, और या वो क्या कहते हैं स्पीड वगैरह, तो इस सबको फिर किससे ले लेते हैं, समय से ले लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन। आइए जानते हैं डिफिनेशन, धीरे धीरे लिख लेंगे। समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी या उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया की दर कहते हैं। एक बार फिर, समय के सापेक्ष अभिकारक के सांद्रण में कमी एवं उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया के दर कहते हैं, अभिक्रिया के चाल कहते हैं, या अभिक्रिया की वेग कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर, समय के साथ अभिकारक के सांद्रण में कमी एवं उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की चाल या अभिक्रिया की वेग कहते हैं। आइए इनको समझते हैं। तो डिफिनेशन, तो अभिक्रिया की दर, तो अभिक्रिया की दर जब भी आ जाए तो हम लोग इनको हम लोग आर से दिखाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय किन से दिखाएंगे, आर से। रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है। मान लेते हैं लेट्स
ए प्लस बी, ये बना दिया सी। क्या बना दिया? सी। ए प्लस बी बना दिया सी। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स हो गए, या इसको पहले एक मान लेते हैं। ए है और वो क्या बना रहा है? सी बना रहा है। यहां क्या हो रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। समय के सापेक्ष देखिए, एक समय जब अभिक्रिया नहीं प्रारंभ हुई थी, अभिक्रिया अभी समय मान लेते हैं, टाइम, समय क्या ले लेते हैं? शून्य, माने अभिक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है, तो इसकी सांद्रण कुछ होता होगा ए। जब अभिक्रिया अभी हुई ही नहीं है, समय रोक करके रखे हैं, अभी समय को चालू नहीं किए हैं, तो इसकी सांद्रण कितनी होती होगी? 0। ड्यूरिंग रिएक्शन, या समय के दौरान, समय के दौरान, किसी समय, एट टाइम, ड्यूरिंग टी, एट में, ड्यूरिंग टी, इसमें कमी हुए मान लेते हैं, एक्स की कमी हुए, इसमें कितनी वृद्धि हुई? एक्स की वृद्धि हुई। एट टाइम टी, एट टाइम, ये सब देख करके शायद कुछ कुछ याद आ रहे हो। एट टाइम टी, ये क्या हो जाएंगे? ए माइनस एक्स, ये क्या हो जाएंगे? एक्स। अब इनकी दर निकालें, ये ए से घटकर ए माइनस एक्स हुआ कितनी देर में? टी टाइम। कितनी देर में? ये टी टाइम में इतने हो। कब से कब? ये ए से घटते 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 ए माइनस एक्स हो गए टी टाइम में, तो दर क्या हो जाएंगे? दर क्या हो जाएंगे? आर बराबर डेल ए माइनस एक्स बटे डी टी। यहां माइनस लगाएंगे, यहां माइनस लगाना है, या फिर इसको कहें आर बराबर प्लस डी एक्स बाई डी टी। ये किसके लिए? ये रिएक्टेंट के लिए। ये किसके लिए? ये प्रोडक्ट के लिए। क्लियर? तो अभिक्रिया की दर हम लोग ऐसे ही ज्ञात करते हैं, समझने के लिए था ये। फिर एक नई उदाहरण लेंगे, नए सिरे से देखेंगे। तो ए से ये क्या हो गया? ए माइनस एक्स। ए से ये ए माइनस एक्स होने में इसको कितना समय लगा? मान लेते हैं dt टाइम में ये इतना हुआ, तो इसकी दर क्या हुई? तो जो परिवर्तन हुआ है वो, और जो समय में परिवर्तन हुई, दोनों का अनुपात। ये हम माइनस क्यों लगाएं? क्योंकि इसमें कमी हो रही है। देखिए ये a था और a माइनस एक्स हो गया, घट रहे हैं, इसलिए ऋणात्मक चिन्ह। इसमें प्लस क्यों लगाएं? ये 0 था और क्या हो गया? x हो गया, ये बढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्लस का चिन्ह। और ये किसके लिए? रेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोडक्ट के टर्म में, और ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में? रिएक्टेंट के टर्म में। तो इसको टोटल मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं? आर बराबर प्लस माइनस डी एक्स बाय डी टी, प्लस माइनस डी एक्स बाय डी टी। यदि आर बराबर हो जाए प्लस डी एक्स बाय डी टी, इसका मतलब ये किसके लिए हो रहा है? प्रोडक्ट। यदि आर बराबर हो जाए माइनस डी एक्स बाय डी टी, तो इसके लिए समझ लेना चाहिए किसके लिए? यही तो आर है। और ये डी एक्स या ये सब क्या है?
ये एक्स, ये एक्स, ए एक्स, ए एक्स क्या है? तो समझने वाली बात है, ये क्या हो सकता है इसका? इसका ये सांद्रण है, कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन में कमी, ये रह गया शेष कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन में वृद्धि, तो ये ऊपर कंसंट्रेशन में परिवर्तन, ये ऊपर कंसंट्रेशन में परिवर्तन, ये ऊपर कंसंट्रेशन में परिवर्तन, ये ऊपर कंसंट्रेशन में परिवर्तन। इतना पहले छापा जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे, मिटा रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को किनसे दिखाएं? आर से। अभी बात करते हैं, आगे बात करते हैं, एक को छोड़ेंगे वहां पर। इसको देखते हैं, फिर यहां पर हम लिखते हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद यहां पर हम फिर लिखते हैं ए, और ए से हो रहा है, बन रहा है ये बी। अभिकारक कोई ए है, प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट है, स्लो चल रहे हैं, जिसको स्लो लगे वो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। चलिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। मान लेते हैं जब t इक्वल टू था 0, तो ये उस समय थे x1। जब t इक्वल टू हुआ है t1, या यहां मान लेते हैं t1 मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं t2, तब ये हुआ x2। जब ये t इक्वल टू इतना था, तब ये था मान लेते हैं 0, और तब ये जाकर के क्या हो गया, ये मान लेते हैं x हो गया। t इक्वल टू t1 पर ये कितना था, x1। t इक्वल टू t2 पर ये कितना है, x2। और ये क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। जब रिएक्शन हो रहे हैं मुन्ना, तो ये कभी कयास नहीं लगाया जा सकता है कि x1 लेस देन x2। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जब ऐसा होता ना, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन होते। इक्विलिब्रियम को याद करो ना, इक्विलिब्रियम क्लियर है तो ये सब समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहां होगा क्या, हमेशा x2 लेस देन x1। क्लियर? यहां पर तो लेस देन उस देन की कोई बात ही नहीं। अब यहां पर आते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन। ये x1 x2 क्या है, x1 x2 x, ये क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माने क्या होता है, सांद्रण। ये क्या है, सांद्रण। सांद्रण को कैसे मापते हैं हम लोग, याद कीजिए, सांद्रण मापने का एक ही तरीका है भांजे, मोल पर लीटर। अरे महाभारत देख कर क्या देखे, कुछ देर पहले, बहुत देर देखे। x1 x2 और x, ये क्या है, कंसंट्रेशन है, सांद्रण। सांद्रण की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो अब देखिए, जितने देर में समय में कुछ परिवर्तन हुई, उतने देर में क्या कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन हुई है? खांसते या छींकते समय हाथ पर रुमाल या टिश्यू पेपर रख लेना चाहिए। अभी तो अवेलेबल नहीं है मेरे पास यहाँ पर, और डरने की भी कोई बात नहीं है।
यहाँ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, खाली है, तो कुछ संक्रमण होने की तो बात ही नहीं की जा सकती। इधर मिटाते हैं। अब देखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहां हम मान लेते हैं, तो चेंज को किससे दिखाएं, तो x1 माइनस क्या हो जाएंगे, x2। अब यहां पर x1 माइनस x2 नहीं, जब भी चेंज निकालते हैं ना तब फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1। देख मुन्ना, x2 लेस देन x1, जबकि कम में से ज्यादा को घटाया जा रहा है, तो नेगेटिव साइन तो आना ही आना है जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल एक्स। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कितने टाइम में इतना परिवर्तन हुए हैं, तो t2 माइनस t1, तो dt टाइम में इतना परिवर्तन हुआ। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो इतना हुआ है x2 माइनस x1, माइनस, यहां माइनस चिन्ह क्यों आया जी, x2 लेस देन x1। क्लियर। अब यहां देखते हैं, तो इसका रेट देख लें, तो r इक्वल टू माइनस dx बाय dt। इसको और क्या लिख सकते हैं हम, x2 माइनस x1 बट t2 माइनस t1। ये तो माइनस स्वतः आ जाएंगे, ये माइनस आ गया है, हमें लगाना नहीं पड़ता, वो आ जाता है अपने। ये किसके लिए हो गया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन। ये दर है, अभिक्रिया की दर, किसके पद में, तो रिएक्टेंट के पद में। ये क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म ऑफ रिएक्टेंट। सवाल यदि दिया जाए तो सॉल्यूशन भी करेंगे कि t1 टाइम पर इतना कुछ है, t2 टाइम पर इतना कुछ है, तो अभिक्रिया की दर क्या है, तो उस फॉर्मूला से जाइए ना, निकालिए ना। इस साइड मिटा है, इधर देख लीजिए एक बार गौर से, देख लिए ना, देख लिया ना। अच्छा, हमें जो लिखे थे वो याद है। अब यहां हम लिखते हैं, अब कोई कहेंगे ऊपर से क्यों नहीं लिखते हैं, तो हाइट देखो ना अपनी कितनी है, बात करते हैं। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या था पहले जी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x माइनस, अब ये कहोगे तुम कि ये एक ही होता है, चलिए x माइनस 0 बराबर क्या कह सकते हैं यहाँ पर, डेल एक्स जी, जो बना तो वही तो है। क्या इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, ना लगेगा। कितने देर में ये हुई है परिवर्तन, तो t2 माइनस t1 में, क्या इसको हम dt कह सकते हैं, क्या यहाँ पर हम r निकाल सकते हैं, तो क्या यहाँ प्लस कर दें dx। हाय बात समझ गए ना, समझ में आई बात, धन्यवाद। वैसे आप लोग बहुत समझदार है, बड़ी दिन से आए नहीं है जी। अरे तुम कहाँ था इतना दिन से, ओ तबीयत खराब, हाँ तुम्हारी मम्मी फोन की थी। तुम मुन्ना कहाँ था, क्या भैया बड़ी दिन के बाद आते हो, रे कतर है रे,
ई मुकेश बने छे ना, बुझे छी ना। अच्छा और सब तो और कत गेलो टीम भेजा भेजिया कल खेले छी और कत न कि नहीं ठीक कोनो बात गैंग और चलते छो नहीं ना कोनो बात नहीं समझ में ले ना बुझलन बहो मटारिया आप ठीक है कोई नहीं है जी आप लोगों के याद है सर यहाँ पर वो है 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 कोई नहीं है सब वनवास चले गए बस अकेले पांडव पुत्र चले गए हैं वनवास कुंती अकेले घर में है तो मैं तो कुंती नहीं कुंता करना मिटाए पिछले रोज जब रावण मर रहे थे तो कैसे हंस रहे थे लोग सुनेंगे कहीं रात में पगला गए। चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन को जाने जरा इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें। हाँ तो आइए देखते हैं ग्राफ और आगे कुछ बाकी है और कुछ कर लेंगे ग्राफ 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 यहां पर लिखते हैं हम लोग टाइम एक्स अक्ष पर किसको दिखाएंगे टाइम को और वाई पर किसको दिखाते हैं कंसंट्रेशन को। कौन लिखा हुआ है तो समझ जाना चाहिए कंसंट्रेशन। और ये हम वर्सेस ले रहे हैं रिएक्टेंट के टर्म किसके लिए रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ है और किसके लिए है ये रिएक्टेंट के लिए। तो अब देखिए रिएक्टेंट में देखा होगा जैसे 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 समय बढ़ता है ना अभिक्रिया का दर घटते हैं। सिंपल सी बात बताएं सिंपल सी बात बताएं गैस का सिलेंडर भरवा करके लाते हैं आजकल नरेंद्र मोदी बोला हाँ मुफ्त में बोले देंगे अब दे नहीं दे पता नहीं भगवान जाने। सिलेंडर भरवा करके लाते हैं ना आज चूल्हा जला है ना आज से जलाते जाइए जलाते जाइए जलाते जाइए जिस रोज खत्म होते हैं क्या उस रोज अचानक पूरी सिलेंडर धड़ाम से एकदम खत्म हो गया नहीं ना। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीता वैसे वैसे सिलेंडर भी क्या होते गए खाली होते गए खाली होते गए खाली होते गए खाली होते गए जी खाली होते 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 तो कंसंट्रेशन सिलेंडर में यदि गैस की मात्रा को हम कंसंट्रेशन समझे तो दिन व दिन वो घटता है कि बढ़ता है घटता है तो जब घटेगा तो नेगेटिव स्लोप ना आदि ऐसे मान लेते हैं आओ ना ये स्लोप है नेगेटिव स्लोप है कैसा है नेगेटिव स्लोप। स्लोप क्या आएगा नहीं आएगा कुछ। फिर एक ग्राफ बनाते हैं यहां से भी ले सकते हैं हमने टाइम को जीरो नहीं किया यहां से भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं टाइम बराबर जीरो भी हो सकता है तो ये किस करके इसको ऊपर करो ना मेरा क्या जाता है। इस पर फिर लिखें कंसंट्रेशन को इस पर फिर लिखें टाइम को और ये बना दें किसके लिए ये बना लेते हैं प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट यहां जीरो है ओरिजिन है ये जीरो है ओरिजिन। जब टाइम जीरो हुआ करते थे जरा इनसे पहले नजर दौड़ाइए क्या प्रोडक्ट कुछ बना था नहीं जीरो प्रोडक्ट जीरो। जब टाइम टी पर गए थे तो क्या प्रोडक्ट कुछ हुआ था प्लस एक्स एट टाइम टी पर गए प्लस एक्स। प्रोडक्ट में वृद्धि हो रही है कि कमी प्रोडक्ट घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं
प्रोडक्ट के सांद्रण में वृद्धि हो रही है। तो माफो न ऐसे करके ऐसा स्लोप क्या होगा वो बाद की बात है। स्लोप क्या होगा वो बाद की बात है। ये अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों मिला करके देख लें एक ग्राफ। हाँ, टाइम इधर क्या है, कंसंट्रेशन। ये रिएक्शन का ग्राफ है, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट के टर्म में नहीं है, ये रिएक्शन के टर्म में है। तो देखिए क्या आने वाला है, आने वाला कल। ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। फिर कहेंगे ऐसे एक जगह जाकर के अस्थिर हो जाता है, कहेंगे हाँ अस्थिर हो जाता है। ये किसके लिए, उम्मीद करते हैं ये ग्राफ समझ में आए होंगे। हाँ जी समझ में आया तो छापिए। उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे, मिटाइए। रात में बड़ी खुश हो रहे हैं जी, देख लेते हैं केटीएम हुआ है। और 1:20 हो रहे जी। पढ़ना तुम लोगों के लिए जग रहे हैं, निश्चित पढ़ना, याद करना। अब की बार के हाईएस्ट मार्क्स को क्रॉस करना है। क से क्रॉस, क से कोरोना, कोरोना काल में ही उसे क्रॉस कर जाना है। धन्यवाद, उम्मीद है तो कमेंट करके बताएंगे कि अब की बार के रिकॉर्ड को कौन कौन फेल कर रहे हैं। 2020 की जो रिजल्ट आई, अपने यहाँ की जो रिजल्ट है, और हाईएस्ट रिजल्ट तो जानवे करते हैं, हाईएस्ट परसेंटेज कितनी कितनी है। तो हम फिर से एक बार लिख देते हैं, P फॉर फिजिक्स 96%, C फॉर केमिस्ट्री 87%, E फॉर इंग्लिश 84%। शायद इसमें कुछ इधर उधर हो भी सकता है, लेकिन बढ़ेगा घटेगा नहीं। उसके बाद फिर क्या है, इंग्लिश 50 का कितना भी 42 है इसका, तो 42 हो गया, 42 मार्क्स हो गया, तो 42 ना 84%। H फॉर हिंदी 50, H फॉर हिंदी 50, H फॉर हिंदी 50। जी ये गड़बड़ हो गया ना, ये 88 है। H फॉर 50 देख लेना, अपने व्हाट्सएप पर भी दिए हैं लिख करके, अपने फेसबुक पर भी है। का नाम लिख रहे हैं, 84%, इंग्लिश 46, दूना 48, दूना 8 9 16, 96। ये रही हाईएस्ट मार्क। तो कमेंट करके बताएंगे कौन कौन इस रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं, और हाईएस्ट टोटल मार्क्स अपने यहाँ का सलमान। जैसा कोई रिकॉर्ड को कौन कौन तोड़ रहे हैं कमेंट करके बोल देना, झूठ मत बोलना। तुम भी मुकेश कमेंट करके बोलना। तो क्या कह रहे थे, हाँ आइए देखते हैं। ये तो ग्राफ हो गई रेट ऑफ रिएक्शन की। अब जरा देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को और कुछ टर्म में। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन बनाम स्टोकियो, स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो जाए, स्टोकियो
कोफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्शन को देखेंगे किसके टर्म में, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखते हैं, बहुत सारे रिएक्शन। ए प्लस बी बना दिया सी प्लस डी। ये स्टोइकियोमेट्री कहता है बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन को क्या करो, बैलेंस करो ना। तब इसको हम बैलेंस कैसे करें जी, पता नहीं चल रहा है बैलेंस कैसे करें, कर लेते हैं। मान लो कि इसके पीछे लगता होगा ए, इसके पीछे लगता होगा बी, इसके पीछे लगता होगा सी, इसके पीछे लगता होगा डी। मान लिए, माने जी। तब इसका कहता है रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, तो आर बराबर हो जाएंगे -1/a, याद रखेंगे, बटा dt बराबर -1/b बटा dt बराबर 1/c dc बटे dt बराबर 1/d dd बटे dt। ये डी दूसरा है, ये डी दूसरा है, ये कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जहां ए बी सी डी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के पूर्णांक भी होते हैं, पूर्णांकी। अब जब इनमें इनके भाग कर देते हैं तो ये बराबर हो जाते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है, देखिए यदि कोई रिएक्शन दिया हुआ हो और ये इस टर्म में है, इसका मतलब ये सभी रेट ऑफ रिएक्शन अब ये बराबर होगा, सही। यही है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या कहता है कि बैलेंस द इक्वेशन। इक्वेशन को पहले बैलेंस करो, उसके बाद कोई कैलकुलेशन करो। तो पहले इक्वेशन को बैलेंस किए और इसका दर निकालें, तो a/a d परिवर्तन, ए के सांद्रण में परिवर्तन, और ABCD जो है ये कैपिटल वाला, ये कंसंट्रेशन A एंड B। डेल A एंड डेल B change in concentration of reactant। आगे क्या लिखेंगे समझ गए होंगे, समझदार हो ना। तो DC and DD change in concentration of प्रोडक्ट। ये बराबर होगा, याद कीजिए जब 11th क्लास में स्टोइकियोमेट्री पढ़े होंगे तो इसको निश्चित पढ़े होंगे। अब ये किसी दो को उठाइए यहां से, इनको और इनको, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ए को यहां पर भेज दीजिए, सी को यहां पर भेज दीजिए, फिर भी बराबर होगा। ए को यहां भेज दीजिए, बी को यहां भेज दीजिए, फिर भी बराबर होगा। लेकिन ये माइनस ध्यान रखेंगे कि यदि वो रिएक्टेंट है तो निश्चित ही उसमें नेगेटिव साइन होना चाहिए, यदि वो प्रोडक्ट है तो वो पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। इसके आधार पर तुम्हें दे देंगे जैसे NH3 वाला अमोनिया बनाने का रिएक्शन, तो याद रखेंगे रिएक्टेंट में हमेशा हमेशा माइनस हो, माइनस हो, माइनस हो, माइनस हो, क्योंकि ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है।
प्रोडक्ट बढ़ रहा है, इसलिए इसमें क्या हो, प्लस हो प्लस हो प्लस हो प्लस हो जाए प्लस हो। क्लियर? उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आए हैं। मिटाएं इनको, इसको याद रखेंगे, ये सब आगे काम आएंगे जब कोटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने जाएंगे, तो ये सब काम आएंगे। तो मिटाएं इनको, मिटा। ठीक, ये स्टोइकियोमेट्री वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे थे। इसी पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए N2 ये गैस है प्लस H2 गैस है और बन रहा है NH3 गैस है। स्टोइकियोमेट्री कहता है कि पहले इनको बैलेंस करो। हम कहते हैं ठीक है, हम इनको बैलेंस कर लेंगे, दो दो दो, यहाँ दो लगा दे, तीन दोनों, अच्छा यहाँ तीन। ये क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब यहाँ पर इसको लिखते हैं, अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया का फॉर्म करते हैं, चाहे ये साइन दे या नहीं दे। अब यहाँ पर हम रेट लिखते हैं, जरा देखिए R बराबर, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। यहाँ कुछ नहीं है बटे में, नीचे कुछ नहीं, 1/1 हो सकता है, तो dN2 बटे dt। रिएक्टेंट है ना, माइनस तो होना मांगता है, ये बराबर हो जाएंगे जी, 1/3 माइनस लगेगा dH2 बटे dt, जो टाइम दी जाएगी वो टाइम, बराबर 1/2 d NH3 बटे dt, ये प्लस हो जाएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो ये प्रश्न कई बार पूछे गए, इवन कि AIPMT उस टाइम में हुआ करते थे, अब तो नीट हो रहे हैं, अब तो NTA होने लगा। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, एक एग्जांपल बताएं, क्वेश्चन में उल्टाओगे तो ये मिल जाएंगे, धड़ल्ले से मिल जाएंगे, धड़ल्ले से। एक H2 और Br2 वाला रिएक्शन मिलता है ज्यादातर, H2I2 वाला रिएक्शन मिलता है, एक ये वाला मिल जाते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री से संबंधित है। मिटाएं, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर अभी नहीं पढ़ेंगे इसको, आर्हेनियस बताएंगे इनको, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर यहां हम लिख देते हैं 10 डिग्री C ताप में परिवर्तन है। ताप बढ़ने से रिएक्शन बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ताप और दाब
याद कीजिए, यहां पर हम वही प्रिंसिपल लगाएंगे, ली चैटेलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम में, ली चैटेलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम के, ली चैटेलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम के प्रेशर खास भी महत्व है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, अकॉर्डेंस। अप भी हो सकता है या डाउन भी हो सकता है, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ खास बात नहीं। तीसरी बात जो है वो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, VVI। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ने से अभिक्रिया दर बढ़ता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के सांद्रण बढ़ने से अभिक्रिया दर क्या होता है, बढ़ता है। महत्वपूर्ण ये भी है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन, ये तभी कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये मोटा मोटी 3 कारक और है जी। चौथा कैटालिस्ट, कैटालिस्ट अभिक्रिया दर को बढ़ाता है। कैटेलिस्ट जब ऐड कर देंगे तो अभिक्रिया दर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बहुत सारे भोजन ठूस लो, हजमोला खा लो, एज ए कैटालिस्ट, तो पाचन की क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। ये अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये मिटाएं, वीडियो को रोक करके छाप लिया करें। तो हेडिंग दीजिए कंसंट्रेशन डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन। यही अभी तीसरा नंबर जो पढ़ रहे थे। अभिक्रिया दर के सांद्रण पर निर्भरता, अभिक्रिया दर की सांद्रण पर निर्भरता, अभिक्रिया दर की सांद्रण पर निर्भरता, यहीं से उत्पत्ति होती है रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, यहीं से प्रारंभ होती है
रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट रोज हम लोग जानेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन या कंसंट्रेशन डिपेंडेंस रेट ऑफ रिएक्शन को। तब तक आज की कहानी यहीं तक। तब तक के लिए शुभ विदा। खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें, पढ़ते रहें। इन सारे जो चीज पढ़े हैं अभी, इन सभी का नोट तैयार करें, इनको याद करें। फिर जब हम लोग क्वेश्चन पर जाएंगे, न्यूमेरिकल पर जाएंगे, तो न्यूमेरिकल को बनाएं। पिछले रोज जो वीडियो जारी की गई है उसको देखें, उस पर आधारित क्वेश्चन को बनाएं, 2 बार 3 बार प्रयास करें। जो समझ में नहीं आए कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर वो भी कमेंट करें, बुक वो भी कमेंट कर दें कि इस बुक से ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही है। और जो टॉपिक समझ में नहीं आए उस टॉपिक का हेडिंग देकर के कमेंट कर दें कि प्लीज डील विथ। तो इस सबको डील करते रहेंगे तो समझ में आ रहे हो तो बस कहने की बात नहीं है। थोड़ा मेरा मदद कर देना कि वीडियो के लास्ट में जो आते हैं उसे गौर से देख लेना। धन्यवाद।